जवाहरलाल नेहरू तो सड़कों में घूमते फिरते थे, गलियों के अंदर घूमते थे। सीताराम बाज़ार में इनकी ससुराल थी दिल्ली में। कांग्रेस कमेटी ने फिर अपना लीडर लाल बहादुर शास्त्री को चुना। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी को हम ही लेकर के आए थे यहाँ हरियाणा में। अच्छा। इंदिरा गांधी जो थी ये सत्ता की लौलुक थी। अच्छा। ये नंदा जी के पास गई। ठीक है। नंदा जी से इनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, हाँ। ये वहाँ से आ गई। और सुबह को लोगों ने बड़ा मिरेकल देखा, चमत्कार ये हुआ, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर वही चिकमंगलूर। राजीव गांधी साहब के बारे में कुछ बताइए। राजीव गांधी को तो मैंने बताया, बचपन में पिटाई करी हमारे। सिन्हा साहब, आपने जंग आज़ादी भी देखी और आपने देश को बनते देखा। देश के विभाजन को देखने के बाद इतने सारे प्रधानमंत्रियों को देखा, और उन सारे प्रधानमंत्रियों में से कुछ ऐसे भी थे जिनको आपने बहुत नज़दीक से देखा। लेकिन अगर हम बात करें हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों की, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का जिक्र करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताएं कि इन्होंने 1947 से 1964 तक राज किया। आपने इनको पहली दफ़ा कहाँ और कितनी नज़दीक से देखा था? जवाहरलाल नेहरू तो सड़कों में घूमते फिरते थे, गलियों के अंदर घूमते थे। सीताराम बाज़ार में इनकी ससुराल थी दिल्ली में। अच्छा। तो नारे लगाते हुए आज़ादी के घूमते रहते थे। उस ज़माने में हमने इनको देखा। अच्छा। जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस ज़माने में पुलिस इनके पीछे पड़ी रहती थी। अच्छा। जेल में बार बार जाते थे। तो उस समय ऐसी हालत में देखा, और ऐसी हालत के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये बन गए प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री बन गए तो चूँकि हम तो सरकारी मुलाजिम थे, ठीक है, तो सरकारी मुलाजिम थे, जब निकलते थे प्रधानमंत्री तो वहाँ सारे देखते थे सरकारी मुलाजिम इनको सेंट्रल सेक्रेटरीट में कि भाई ये नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से निकल रहे हैं सारे। हाँ। तो नेहरू जी को अच्छी तरह इस तरह देखा खूब। अच्छा। बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हम तो वहाँ सरकारी मुलाजिम रहे। हाँ। तो पहले उस हालत में देखा। फिर ये कि चूँकि हम ऐसे महकमे थे जिस महकमे का काम था सरकारी बिल्डिंगों की देखभाल, यानी चीफ इंजीनियर का दफ्तर था। तो चीफ इंजीनियर के दफ्तर में हमारा एक जो डिवीज़न था वो राष्ट्रपति भवन की भी देखभाल करता था। वहाँ जगमोहन स्वरूप माथुर वो उसके एसडीओ थे। ठीक है। तो ये नेहरू जी के देवते जो थे दोनों, राजीव और संजीव, ये बहुत छोटे छोटे थे। प्राइम मिनिस्टर की कोठी से निकल आते थे त्रिमूर्ति से जी, और राष्ट्रपति भवन में आ जाते थे, और राष्ट्रपति भवन में आकर के फूल वगैरह तोड़ने लगते थे। तो जो जगमोहन स्वरूप माथुर थे, उनके एसडीओ थे गौड़ साहब, उन्होंने इनकी पिटाई भी करी है अच्छी तरह से। राजीव गांधी और संजय गांधी को पीटा भी है कि ये यहाँ राष्ट्रपति भवन में आके फूल वूल तोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने इनको इतने निकट से देखा है। ठीक है। जब जवाहरलाल नेहरू साहब इस दुनिया से चले गए तो इनके बाद इन्हीं की गद्दी पर यानी प्रधानमंत्री बन गए 1964 में गुलजारीलाल नंदा साहब, और ये 1964 में ही चले गए। इनको आपने कितनी नज़दीकी से देखा? गुलजारीलाल नंदा असल में जो हिंदुस्तान का पंचवर्षीय योजना है उसके वाइस चेयरमैन यही थे। चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन काम करने वाला आदमी वही होता है जो वाइस चेयरमैन। तो इनके दफ्तर में बड़ी भीड़ ही में रहती थी कि सारी योजनाएं, लेबर की लॉ बना रहे हैं, कहीं कोई और लॉ बना रहे हैं, तो बहुत काम रहता था हमारा तो इनके दफ्तर में आने जाने का सारा। तो नेहरू जी के बाद ये हुआ कि सबसे सीनियर आदमी कौन दिखाई दे रहा है, तो उसको बता दो। जब कांग्रेस कमेटी अपना लीडर नया तय करेगी तब तक के लिए। तो नेहरू जी के जब क्रिया का सारी हो गई, 13वीं हो गई उनकी, तब तक इसलिए बहुत सारे लोग व्यंग में इनको कहा करते थे कि ये 13वीं के प्रधानमंत्री हैं। 13वीं हो जाती है तो दूसरा आदमी आ जाता है।
तो ये उनके मरने के बाद 13वीं के प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस कमेटी ने फिर अपना लीडर लाल बहादुर शास्त्री को चुना। जी जी जी, इसके बाद मतलब लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी को हम ही लेकर के आए थे यहाँ हरियाणा में, अच्छा, और उनके नाम से यहाँ नीलोखेड़ी में कॉलेज जो बनाया, हाँ, ललिता शास्त्री के नाम से वो बनाया। तो लाल बहादुर शास्त्री से भी बड़े निकट से ये रहे। लाल बहादुर शास्त्री तो वैसे ही बड़े सिंपल आदमी थे, वो इतनी सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे जितनी आज चलती है। अच्छा, तो वो तो जलसों में आ जाते थे जब फंक्शन होते थे वहाँ। वो बिल्कुल आप ही की तरह थे, आपको भी जब भी कोई ले जाए बुला ले। और वो जब वो निकलता था 26 जनवरी का, हाँ, तो लाल बहादुर शास्त्री सड़क पर ही लोगों को दर्शन देने के लिए पहुँच जाते थे। वाह, वहाँ सेक्रेटेरिएट के बाहर चौराहे पर जो सारा था वहीं पर। तो जनता के बहुत प्यारे, बहुत हाँ, प्रिय, प्यारे रहे, बहुत प्रिय प्रिय रहे। थे। बात ये उनका ज़िंदगी ऐसी जगह रही कि वो एक बहुत ही गरीब घर से थे। उनका एक बार उनकी ज़िंदगी देखो तो एक बार कि वो जब जा रहे थे नदी पार करने के लिए, तो कीचड़ में एक जूता घुस गया। उन्हीं का जूता कीचड़ हाँ। में घुस गया। अब एक जूते से वो स्कूल गए, अच्छा, लेकिन जब वो लौट करके आए तो दूसरा जूता खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा, तो कई दिनों तक, 1 महीने 1.5 महीने तक एक ही जूता पहन के स्कूल जाते रहे। ओ, उसके बाद उनके वालिद साहब के पास कहीं पैसे से आए, तब उन्होंने जूते खरीद के दिए। तो इतने गरीब घराने से जब आदमी उठ कर के आता है तो वो जनता का बड़ा, जनता जो, और जो ऊंचा आदमी हो ना, अब इसमें तो नेहरू जी की बात तो ये है कि नेहरू जी एरिस्टोक्रेट फैमिली से थे। मुग़ल बादशाहों की तरह उनका रहन सहन था। इनके पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, वो तो अवध के नवाब की तरह से उनका जीवन था। और नेहरू जी का भी ये था कि जब ये पढ़ते थे तो इनके कपड़े धुल करके पेरिस से आते थे। लेकिन बाद में नेहरू जी का भी ये हुआ कि नेहरू जी भी जनता में इतने, गांधी जी के साथ होने की वजह से जनता में लीन हो गए सारे। उन्होंने सब छोड़ दिया अपना बाप का। वो जो यहाँ वो जगह जो थी आनंद भवन भी कांग्रेस को दे दिया उन्होंने जी। नेहरू। तो शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी बनी, तो इंदिरा गांधी को आपने कितने करीब से देखा और उनके बारे में भी बताएं। इंदिरा गांधी तो जब बनी जबकि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। जी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया कि नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जी। मैंने चूँकि नंदा जी की जीवनी बहुत तकड़ी लिखी है, दी ओनली, उस पर गुजराल ने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी विस्तार के साथ नंदा जी की जीवनी कभी नहीं लिखी गई जितनी इन्होंने लिखी है। बिल्कुल। तो नंदा जी को तय किया कि नंदा जी को का नाम वहाँ आएगा और नंदा जी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन ये इंदिरा गांधी जो थी ये सत्ता की लौलुक थी। अच्छा। ये नंदा जी के पास गई। ठीक है। नंदा जी से इनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, हाँ। ये वहाँ से आ गई। और सुबह को लोगों ने बड़ा मिरेकल देखा, चमत्कार ये हुआ कि नंदा जी का नाम प्रस्ताव करने वाले थे मुरारजी। हाँ। कि भाई नंदा जी का नाम हम प्रस्ताव करेंगे। हाँ। लेकिन नंदा जी पहले खड़े हो गए। अच्छा। नंदा जी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। वाह। अब नंदा जी के प्रस्ताव को कोई ठुकरा नहीं सकता था। हाँ। तो लोग पहले तो आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बना दिया। तो इसका मतलब रात को कमरे के अंदर जो बातें हुई होंगी, हो सकता है उसने पाँव पकड़े हों। हाँ, पाँव पकड़े हों, हाथ पकड़ जोड़े हों, कुछ भी हो। हाँ। तो इंदिरा गांधी के पति की जब क्रियाक्रम करना था तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं हिंदू रीति से करूँगी। फिरोज गांधी पारसी थे। अच्छा। तो इंदिरा गांधी यहाँ कुरुक्षेत्र आई हैं, कुरुक्षेत्र में पिंडदान वगैरह किए। अच्छा। वो सारा काम जो था, हमारी जो कमेटी थी, हाँ। उस कमेटी के चेयरमैन तो उन्होंने बनाया डॉक्टर के.सी. यादव को। कमेटी का नाम क्या था? एक कमेटी बनाई कि अच्छा। इंदिरा गांधी वो करने आई हैं। ठीक है, ठीक है। और सारा खर्चा उसका जो है वो हमारे मुख्यमंत्री, उनकी जितना घी वहाँ से आया भजन लाल जी के यहाँ से, बड़ा भारी भंडारा लगाया खूब। देसी घी की जलेबियाँ, देसी घी। तो और जो यहाँ कश्मीरियों के पंडित थे, जो कश्मीरियों का अपने हर घाट पर, तो कश्मीरियों के पंडित से उन्होंने सारा कराया। तो इंदिरा गांधी भी बहुत निकट से हमारे साथ बैठती उठती रही सारी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल बड़ा थोड़ा रहा क्योंकि उसके बाद फिर से उसी साल मोरारजी देसाई आ गए, ये क्या है? बात यह है कि इंदिरा गांधी जब इलेक्शन लड़ी, हाँ, तो इलेक्शन हार गई। अच्छा। राजनारायण ने इनको हरा दिया।
ठीक है। राजनारायण से जब ये हार गई तो इन्होंने गद्दी नहीं छोड़ने की वजह से क्या किया कि इमरजेंसी लगा दी 25 जून को। इमरजेंसी में ना किसी के इंसाफ की दलील, ना कोई किसी की सुनवाई, कुछ नहीं होती थी। जो इंदिरा गांधी के बहुत ज़रा खिलाफ बोला जेल में बंद कर दो। सारी अदालतों के अधिकार छीन लिए गए। ठीक है। तो इंदिरा गांधी गद्दी से इंदिरा गांधी ने 20 महीने इमरजेंसी रखी। ठीक है। उनके जो चापलूस लोग थे उन्होंने कहा कि अब तो हमने सब लोगों को, जो विरोधी थे उनको कुचल दिया, जेल में बंद करके उनकी हालत हो गई है कि अब उनका पब्लिक में कोई संबंध नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो अब आप इलेक्शन लड़ लो और इलेक्शन लड़ने में अब आप दोबारा जीत के आ जाओगे। लेकिन जब इलेक्शन लड़ने इंदिरा गांधी खड़ी हुई तो हो गया उल्टा काम। इंदिरा गांधी रह गई और ये जनता पार्टी आ गई, मोरारजी देसाई आ गए सारे का। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1966 से 1977 तक रही, तो वो 11 साल रही है जी, 11 साल रही पहली बार। 77 तक, 77 में हारी है ना, ये तो इमरजेंसी लगा दी थी ना। मतलब 66 में नहीं, हार तो गई थी इलेक्शन में। अच्छा। लेकिन उसमें अदालत से, लेकिन इन्होंने गद्दी छोड़ने से पहले इमरजेंसी लगा दी। अच्छा, नहीं मैं तो ये 77 तक ही बैठी रही। 1966 से लेके 77 तक बैठी रही। हाँ। 11 साल। हाँ। अच्छा, उतरी नहीं लेकिन। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि भाई इमरजेंसी के बाद जब इनको लोगों ने कहा कि अब तो सब दमन हो गया, सबका कुचल गए, जेलों के अंदर पड़े पड़े सबकी हालत ख़राब हो गई। तो जो जेलों के अंदर पड़े थे, जनता की उनके साथ सहानुभूति हो गई और वो जनता पार्टी जीत के आ गई। इंदिरा गांधी गद्दी से हटा दिया गया। फिर आ गए हमारे मोरारजी देसाई। हाँ। तो मोरारजी देसाई का कार्यकाल रहा 77 से 89 तक। हाँ। तो इनको आपने देखा, इनके बारे में कुछ नहीं देखा तो है, लेकिन कोई ज़्यादा इनसे, अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री रहे तो हम तो यहाँ आ गए थे कुरुक्षेत्र। अच्छा। और उसके बाद जनाब आ गए 1 साल के लिए चरण सिंह जी। ये कौन थे, कब आए, कैसे? चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी पार्लियामेंट में नहीं गए। अच्छा। जब ये हुआ कि भाई अपनी वहाँ पर मेजोरिटी दिखाओ पार्लियामेंट में, ठीक है, तो चरण सिंह को लोगों ने कहा कि हमारी मेजोरिटी नहीं है। ठीक है। और आप वहाँ हार जाएंगे तो बेइज्जती होगी। तो जिस दिन वो तय की थी तारीख कि चरण सिंह अपनी मेजोरिटी प्रूव करेंगे, उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया चरण सिंह ने। अच्छा। तो वो बदनामी से बच गए, लेकिन थोड़े दिनों रह गए। थोड़े दिन ही रहे। हाँ। और फिर वापस से आ गई इंदिरा गांधी। तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई ना। हाँ, 1980 में ही वो हारे और 1980 में ये आ गई और 1984 तक रही। तो इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो था, हाँ। वो वहाँ से चिकमंगलौर से जीत के आई। अच्छा। और चिकमंगलौर में ये हुआ कि इन लोगों का जो था कि जनता पार्टी में फूट पड़ गई थी। भारतीय जनता एक तरफ बन गई, एसपी एक तरफ बन गई। तो लोगों ने कहा कि ये जो हैं दूसरे नॉन कांग्रेसी, ये सरकार नहीं चला सकते। अच्छा। इनकी आपस में फूट है, 6 दल बन गए, 7 दल बन गए। तो इंदिरा गांधी के फेवर में फिर जनता खड़ी हो गई है जी। ठीक है। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर वही चिकमंगलूर के एक शेरनी खड़ी हो गई है इकट्ठी। और ये तरह तरह की पार्टी आ गई हैं। ये एसपी पार्टी आ गई, ये बीएसपी आ गई, ये जनता आ गई, ये भाजपा आ गई। ये सारी पार्टियां बिखर गई। जनता पार्टी जब बिखर गई, हाँ। तो लोगों ने कहा कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, एक मजबूत सरकार लानी है तो फिर से इंदिरा गांधी का लाओ। तो ये जो आपने नारा दिया है, ये नारा कहाँ, वहाँ चिकमंगलूर ये में? वहाँ लगा ना, चिकमंगलूर में। अच्छा। जहाँ से जीत के आई थी। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर वही चिकमंगलूर। अच्छा। तो इस नारे से जीत के आई है। 4 साल का कार्यकाल इन्होंने किया और इनकी हत्या कर दी गई और फिर आए राजीव गांधी। हाँ। राजीव गांधी साहब के बारे में कुछ बताइए। राजीव गांधी को तो मैंने बताया, बचपन में पिटाई करी हमारे। हमारे दफ्तर के जो सुपरिंटेंडेंट थे जी, गौड़ साहब, हाँ। और एसडीओ थे जगदीश माथुर, वही एक राष्ट्रपति भवन में आके सारे फल और फूल तोड़ते थे। हाँ। तो अच्छी इनकी पिटाई होती थी। चलिए, और 5 साल का इनका कार्यकाल रहा और इनके बाद आ गए वीपी सिंह जी। हाँ। वीपी सिंह जी रहे 1 साल तक। 1 साल रहने के बाद चंद्रशेखर साहब आ गए। हाँ, वीपी सिंह ने बहुत नुकसान किया देश का। जैसे
एक मंडल कमीशन बना करके जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलनी थी उनको भी मिल गई। ओबीसी को रिजर्वेशन देनी शुरू कर दी। ठीक है। तो हिंदुस्तान जो है जातियों में बट गया, पहले ही बटा हुआ था। हाँ। पहले एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ही बटा हुआ था। इन्होंने छोटी छोटी जातियों में ही बांट दिया। अच्छा। अब इतनी रिजर्वेशन बन गई है, इतनी रिजर्वेशन बन गई, अब दूसरे लोग जो हैं वो अपने आप को कि जी हमें तो ओबीसी डिक्लेयर कर दो, हाँ। हमें तो बैकवर्ड डिक्लेयर कर दो। तो जातिवाद इतना बढ़ गया अब हिंदुस्तान के अंदर इनके राज में कि यूनिटी अब आनी मुश्किल है दोबारा। इनके राज में, क्योंकि जो भी सरकार आएगी और रिजर्वेशन को हटाएगी, ये समझ लो गिर जाएगी सरकार, विकास उसको वोट नहीं मिलेंगी। जी जी। तो अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है सबको यूनाइट कर दे। चंद्रशेखर साहब इसीलिए शायद सिर्फ और सिर्फ 1 साल रहे और आ गए नरसिम्हा राव साहब। हाँ, नरसिम्हा राव साहब से कभी इधर आने पर मुलाकात या हुई, या उनके बारे में कुछ बताएं जो इन्होंने 5 साल का कार्यकाल गुजारा। और ठीक है, चला दिया काम इन्होंने, कोई खास कुछ इनके खास ज़माने में कोई खास चीज़ नहीं हुई, कोई गतिविधि या कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं हुई। हाँ। फिर आ गए आपके प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी हाँ साहब। जी। तो इनके साथ आपका शायद वक्त गुजरा हो, क्योंकि अटल बिहारी का ऐसा है कि मैं विद्यार्थी परिषद का और संघ का बहुत बड़ा अधिकारी रहा। संघ का अधिकारी होने के कारण से तो खैर कम मिलना होता था, लेकिन विद्यार्थी परिषद का मैं 11 साल अखिल भारतीय रहा। अच्छा। तो विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए अटल बिहारी से मिलना हमारा बहुत होता रहता था। ठीक है। अटल बिहारी जी बहुत सादा सिंपल आदमी थे। ठीक है एक घटना मैं सिर्फ बताता हूँ इनको जी। कि जब ये प्रधानमंत्री बने तो लोग इनको बड़ी बधाइयाँ देने के लिए लाइनें लग रही थी वहाँ। तो हमारे जो भाई थे, रिश्ते के भाई थे, सगे नहीं जी, वो वहीं कानपुर में पढ़ते थे जहाँ अटल बिहारी पढ़े। ठीक है। जिस कॉलेज में। तो वो कहने लगे कि अटल जो है वो बन गया है प्रधानमंत्री, उसको बधाई देने चल रहे हैं। तो हमारी भाभी कहने लगे अब वो प्रधानमंत्री बन गया, अब क्या पहचानेगा पुराने आदमी को। हाँ। वो कहने लगे ना पहचाने ना सही, लाइन में खड़े हो जाएंगे हम भी जहाँ। तो कहते हैं तो वो लाइन में जाके खड़े हो गए भाई साहब। अच्छा, ठीक है। जब वो लाइन में जाके खड़े हो गए तो दूर से अटल बिहारी जी बैठे थे, उन्होंने देख लिया। अरे अपनी वहीं की यूपी की भाषा में कहने लगे, हाँ। अरे भैया ओम प्रकाश वहाँ पीछे क्यों खड़ा है, यहाँ आगे आ जाना आगे। आए। तो उनकी भाभी कहने लगी हमारी कि देखो इतने अब भी पहचान गया है। वाह। तो अटल बिहारी के पास हमारा जाना रहता था विद्यार्थी परिषद के बारे में। ठीक है। 11 साल हमारे पास विद्यार्थी परिषद रहा। हाँ। और करीब करीब हर महीने या दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई समस्या लेकर के। ठीक है। अटल बिहारी ने 2 जगह मुझे बहुत ऊंची ऊंची जगह पहुंचाया। एक तो उन्होंने पहुंचाया इंडो इजराइल फ्रेंडशिप एसोसिएशन। अच्छा। इजराइल का उस समय बहुत झगड़ा चल रहा था। ठीक है। इजराइल को लोग मान्यता नहीं दे रहे थे, भारत सरकार भी मान्यता नहीं दे रही थी जी। तो इजराइल के साथ भारतीय मित्रता का एक संघ था वो, आज भी मैं उसका मेंबर हूँ, इजराइल वालों को चिट्ठी भी लिखता रहता हूँ। तो अटल जी ने मुझे वो बनवाया इजराइल का, इंडो इजराइल। दूसरा ताइवान के फ्रीडम के लिए फ्री चाइना। ताइवान का भी अब झगड़ा चल रहा है, चीन चाहता है उसको हड़प करना, लेकिन वो उसका भी मेंबर इन्होंने अटल बिहारी जी ने ही मुझे बनाया था। वाह। उसका मेंबरशिप तो मैंने अब छोड़ दी, इजराइल वाली है। तो अटल बिहारी जी के साथ यूँ संबंध रहे हमारे कि एक तो हमारे वो जो जिनको मैं कह रहा हूँ हमारे रिश्ते के भाई वो अटल बिहारी जी के क्लास फेलो रहे जी। दूसरे है कि हम विद्यार्थी परिषद में उनके बिना, अटल बिहारी जी के बिना, क्योंकि कम्युनिस्टों का बड़ा तकड़ा दौर था। हाँ। तो कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं, उनको कैसे तोड़ना है, कि हमारा युवक बड़ा निराश है। तो अटल बिहारी जी के पास जाके समस्या लेके जानी पड़ती थी। हाँ। और अटल बिहारी जी विद्यार्थी परिषद में आके प्रेरणा। तो अटल बिहारी से तो बहुत गहरे संबंध रहे सारे। यहाँ भी जब आए थे तो हमने कहा जी ये जो नंदा जी के समाधि का आप उद्घाटन करने आए हैं। हाँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम नंदा जी के बहुत निकट रहे, लेकिन सारे हिंदुस्तान में जब अखबारों में छपवाया कि जिनके पास कोई यादगारी चीज़ें दे दो, तो कहीं से 1 फ़ोटो आ गया, कहीं से 2 फ़ोटो आ गए, ऐसे बहुत कम आए हैं। मैंने कहा मैंने 61 फ़ोटो इनको दिए हैं। वाह।
और सबके पीछे लिख दिया कर्टसी एच.एस. सिन्हा। कहने क्यों? मैंने कहा इसलिए कि लोग चुरा के कहें जी मैंने दिए फ़ोटो। तो कहने लगे अटल बिहारी जी कि ये तुम्हारे घर में एल्बम में पड़े हैं, हाँ, कौन देखने आएगा कि नंदा जी की फ़ोटो हैं? वाह, ये किसी ऐसी जगह दे दो जहाँ दुनिया इनका लाभ उठा सके। हाँ, तो नंदा इनके अटल बिहारी जी के कहने से फिर मैंने कहा कहाँ दूँ इसको। हाँ, तो ये नंदा जी की समाधि के खुलने के बाद ये हुआ, ये बन गया है म्यूजियम। हाँ, तो मैंने कहा अब वाइस चांसलर को मैंने कहा कि जी आप ये फ़ोटो मेरे से ले लो। हाँ, मैंने कहा एक तो नंदा जी की बात ये है कि मेरे घर में पता नहीं इसमें दीमक लग जाए, कीड़े लग जाएं। बिल्कुल, दूसरे ये कि अटल जी ने कहा है कि तुम्हारी एल्बम में अगर ये फ़ोटो पड़े रहे तो कौन देखने आएगा। हाँ, इनको ऐसी जगह दे दो कि दुनिया को पता तो लगे नंदा जी की फ़ोटो। बिल्कुल, तो मैंने कहा आप ये संभाल लीजिए और मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दीजिए। तो अटल बिहारी फिर तुम्हारे बहुत ही उसके बाद आगे एच देवगौड़ा साहब, एच.सी. देवगौड़ा साहब, इन्होंने अपना कार्यकाल लिया 96 से देव 97। घोड़ा तो देव घोड़ा थे वो। अच्छा। इनके कार्य में भी कुछ खास काम नहीं हुआ। और उसके बाद आ गए I.K. गुजराल साहब जो 97 से 98 तक रहे, 1 साल तक गुजराल साहब। और दोबारा उसके बाद फिर से अटल बिहारी साहब आ गए जिन्होंने 96 से 2004 तक राज किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्या कहा जाता है वो आप बताएं। मनमोहन सिंह जी आ गए जिन्होंने अपना 10 साल तक वक्त निभाया और वो यहाँ पे भी आए हैं, 1-2 बार आए हैं। मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से, जी, प्लानिंग कमीशन से बहुत अच्छी तरह जुड़े रहे हैं। ठीक है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन तो नंदा जी रहे। तो नंदा जी की वजह से काम सारा इनको ही काम करना पड़ता था, मनमोहन सिंह को। तो इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाई उन्होंने। ठीक है, हम राजनीति की दृष्टि से चाहे कुछ भी कहें, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी बना के दी प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन की बड़ी आप देख रहे हैं तरक्की सारी हिंदुस्तान में, सड़कें भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं। जी। जिस साड़ी को सपने में भी गांव की औरत नहीं देख सकती थी, आज घर घर में ऐसी साड़ियां पहने फिर रही हैं। तो फैक्ट्रियां लगा दी कपड़ों की, इंग्लैंड से कपड़ा आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, सब बंद कर दिया। अब सारा कपड़ा बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हिंदुस्तान में बनने लगा। तो प्लानिंग कमीशन ने सारा बहुत काम, हर चीज़ में ऐसे काम किया। तो ये मनमोहन सिंह की देन है, ये नंदा जी की देन है। मनमोहन सिंह इनके साथ जुड़े रहते थे पहले एडवाइज़र के रूप में। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में रहते थे। तो एक तरह से उन्होंने उनको फॉलो किया, उनके बाद जो चीज़ वो छोड़ के गए थे उसी को आगे बढ़ाया। इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर ये इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री बन गए। और मनमोहन सिंह के बाद अगर हम बात करें आज अभी के दौर में 2014 के बाद से अब तक जो चल रहे हैं वो हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मोदी जी के बारे में आप कहें और फिर इसका। मोदी जी का भी ऐसा हिसाब है, बहुत सिंपल आदमी है। यहाँ हरियाणा के वो संघ के प्रचारक रहे, तो वो भी बरांडों में ऐसे घूमते फिरते थे। और संघ के प्रचारक जो हैं अब तो खैर उनको अच्छे खाना वाना मिलने लगा, नहीं पहले तो ऐसा कि चने खा के ही गुजारा कर रहे हैं। उबले हुए चने खा लिए, गुड़ खा लिया, गुड़ की रोटी खा ली। तो प्रचारक इस तरह करते बड़ा त्याग का जीवन व्यतीत करते थे। तो मोदी जी तो यहाँ ऐसे ही घूमते रहते थे, हमारे गीता निकेतन के और विद्या भारती के बरांडे में घूमते रहते थे सारे ऐसे। अच्छा। कि इनका, क्योंकि उस समय प्रचारक थे, प्रचारकों की तरह घूमते रहते थे। तो आज अभी कितना तो वो जो सादगी है वो उनके जीवन में अभी है। उन्हें पता है कि मैंने प्रचारक का जीवन व्यतीत किया है तो कैसे घूमता रहता था मैं वहाँ। अब वो वही उनके मन में है, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने कर दिए। सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया वो कर दिया कि 370 तोड़ दी इन्होंने। अच्छा। कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए ये था कि कश्मीर हिंदुस्तान में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि पाकिस्तान का, उसके ऊपर आधा अधिकार पाकिस्तान का है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, इनका। तो 370 को ख़त्म नहीं कर सकेगा कोई, और कश्मीर जो है हमेशा झगड़े की जड़ बनी रहेगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक काम कर लो, जितना हिस्सा पाकिस्तान ने घेरा हुआ है वो पाकिस्तान की, यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको लाइन, इंटरनेशनल लाइन बना दो। लेकिन लोगों ने कहा कि कश्मीर का डिवीज़न नहीं हो सकता,
या तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा या पूरा कश्मीर हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन बड़े लोग जो जिन्होंने शुरू तो में मोदी ने सबसे पहले ये काम किया हम्म, कि लोग जिसको नामुमकिन समझते थे हम्म, कि इम्पॉसिबल है, कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा कभी भी, ये कर दिया। तो सबसे पहले ये करके दिखा दिया। बड़ा ज़बरदस्त काम। जी। अब जैसे वाजपेयी के ज़माने में करगिल का युद्ध हुआ था बदवा, हाँ 99 में। अब इन्होंने, मोदी जी ने भी ऐसे ही करके सारा हाँ गलान की घाटी जो है कश्मीर की, वहाँ सब, तो अच्छा काम ये, यानी हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी। अब तो खैर दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े लोग अमेरिका जैसा की ताकत भी मानने लगी कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी नई शक्ति उभर करके आ रहा है दुनिया के अंदर। बिल्कुल। तो ये थे हमारे सारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके बारे में हिम्मत सिंह सिन्हा साहब की अपनी ज़ाती राय भी थी और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा या उनके साथ रहते हुए देखा, ये था। और अगले वीडियो में सिन्हा साहब के साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं। इस वीडियो में उन्होंने ज़िक्र किया है दो लोगों का, अटल बिहारी साहब का और मोदी साहब का, कि ये आरएसएस के सदस्य थे। तो देखने और सुनने वाले ये भी जान लें कि सिन्हा साहब खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत वक्त इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को दिया है, सेवक संघ को दिया है। और मैं आप लोगों के आग्रह पर ये ज़रूर जानना चाहूँगा और आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आरएसएस वास्तव में है क्या और कब से है।